अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके पास वीडियो, आपके पास एक इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा जहां पे आपको बेसिक चीजें बताई जाएगी कि पूरे चैप्टर में ओवरऑल क्या चीजें हम देखने वाले, राइट। तो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स चैप्टर का नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली, तो जीएसटी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राइट। तो जीएसटी है क्या, तो फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया है, बट एक्चुअल में इसका डीप मीनिंग है क्या, उस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें ना टैक्स पे करना पड़ता है, हिंदी में इसको कर कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। मतलब टैक्स हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना आता है अदर देन जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे। अब बात आती है वो जो टैक्स है वो जाता है कहाँ पे, तो ऑफकोर्स कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट के पास। कौन से गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हो सकता है वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। चलिए आगे देखता है, बात आती है जो टैक्स लगता है वो किन किन चीजों पे लगता है। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास गुड्स और दूसरा आपके पास सर्विसेज। तो सबसे पहले हम गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं गुड्स की बात करता हूं तो सिंपली आप समझ लीजिए किसी प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे हम, ठीक है। किसी प्रोडक्ट्स पे आपका क्या लगता है, जीएसटी लगता है। बेसिकली जीएसटी बोले तो टैक्स लगता है। सिंपली बात ये है कि गुड्स पे टैक्स लगता है, या फिर एक तरीके से ये कह लीजिए कि प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल, एक ये आपके पास क्या मार्कर है, एक ये क्या आपके पास प्रोडक्ट है। आप एक मोबाइल फोन यूज करो, वो क्या एक प्रोडक्ट है, इस पे क्या लगाया जाएगा, आपके पास टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया गुड्स की बात, ठीक है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के टेबल, चेयर, फैन, एवरीथिंग, ये व्हाइट बोर्ड, एवरीथिंग, ये सारी चीजें क्या, ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, वो जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये सारे क्या आपके पास प्रोडक्ट्स है, कमोडिटीज है। इस पे क्या लगाए जाते हैं आपके पास, टैक्स। अब बात आती है क्या सिर्फ गुड्स पे ही टैक्स लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो टैक्स लगता है वो सर्विसेज पे भी लगता है। अब ये सर्विसेज क्या होते हैं, तो सर्विसेज आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको सर्विसेज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी ब्यूटिशियन को कॉल किया और आपने अपना मेकअप करवा लिया, ठीक है। तो एक तरीके का क्या हो गया, एक सर्विस हो गया। हाँ, एक अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपसे टैक्स भी चार्ज करेगी। बात समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हो गया एक सर्विस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम फ्लाइट से कहीं पे जा रहे हैं, तो आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, वहां पे आप क्या कर रहे हो, फ्लाइट की सर्विस को यूज कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सर्विस। और सर्विस पे भी टैक्स लगता है। आप ट्रेन का यूज कर रहे हो, ट्रेन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, ये क्या हो गया आपके पास, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो आपके पास सर्विसेज के अंडर में आते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, और इन दोनों पे ही टैक्स लगता है। समझ में आ गई बात। तो ओवरऑल ये मीनिंग है आपके पास जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक्चुअल मीनिंग यही है। अब आगे आ जाते हैं हम थोड़ा सा बेसिकली एक इंट्रो जो है वो आपको मिलने वाले इन सारे वर्ड्स के बारे में। अब समझते हैं हम डीलर के बारे में कि डीलर कौन होता है। डीलर को हम एक तरीके से ट्रेडर भी बोलते हैं। अब ट्रेडर का काम क्या होता है, सिंपली आप कह लीजिए एक ऐसा पर्सन जो किसी और से, किसी कंपनी से या फिर किसी फैक्ट्री से जहां पे कुछ कमोडिटीज को, प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है, वहां से वो परचेज करता है और उसी को रीसेल करता है, मतलब दोबारा से सेल करता है। वो किसी से परचेज करता है और उसको सेल करता है, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, डीलर। नॉर्मल सी बात है। एक डीलर आप नॉर्मली एक इस तरीके से एग्जांपल समझ लीजिए। लेट से एक कार है, ठीक है। किसी ने आपकी कंपनी से कार खरीद ली है, ठीक है। लेट से उसने का जो कार खरीदी है वो 10 लाख का है। 10 लाख रुपए का एक पर्सन ने क्या करा, ए पर्सन को, ये जिसने 10 लाख रुपए का क्या किया है, आपके पास एक कार खरीदा है, ठीक है। और वो चाहता है, देखिए कार का खरीदने के बाद, सेकेंड हैंड हो जाने के बाद ऑफ कोर्स उसकी जो प्राइस है वो डिप्रिशिएट हो जाता है, बोले तो कम हो जाता है। तो बेसिकली अगर ये प्रोडक्ट नहीं होता या फिर कुछ और होता है जो कि मार्केट में भी किसी को नहीं पता किसका प्राइस क्या है, या फिर नॉर्मली वो किसी से खरीदता है और आपके पास आता है, कुछ और भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे कार है। तो एक पर्सन ने कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 10 लाख रुपीस का खरीदा है, बात समझ में आ गई, और उसने इसी को कितने में बेच सेल कर दिया, लेट से 12 लाख में, ठीक है। 12 लाख रुपए में बेच दिया। इसका मतलब ये को अपना प्रॉफिट कमा रहा है इसमें, है ना, अपना प्रॉफिट वो निकाल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये जो ए पर्सन था वो क्या बन गया आपके पास, ट्रेडर बन गया। वो कौन पर्सन बन गया, वो डीलर बन गया। डीलर का क्या काम है, परचेज करना और उसको फिर रीसेल करना। क्या इतनी बात समझ में आ गई,
डन है। चलिए, तो अभी अभी तक मैंने आप लोगों को जीएसटी समझा दिया और डीलर समझा दिया। अब ये जो डीलर होते हैं, ये जो ट्रेडर होते हैं, वो कमोडिटीज को, प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज कह लीजिए, उसको कहाँ कहाँ पे सेल कर सकता है। पहला है आपके पास इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब है, आपको बहुत अच्छे से पता है, अपना जो इंडिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स है, बोले तो 28 स्टेट्स हैं। अब ये 28 स्टेट्स में से, अब ये जो 28 स्टेट्स है उसमें से देखिए, अभी 28, कभी 29, ये अभी जम्मू कश्मीर का कभी ये फंडा चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आप वीडियो को कब वॉच कर रहे हो, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी कि फिलहाल जो हमारे पास है वो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में मुझे उतना भी इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 28 स्टेट्स हैं। तो चलिए देखते हैं, इंडिया में अगर 28 स्टेट्स हैं तो अलग अलग स्टेट में कोई भी पर्सन, कोई भी डीलर है वो उसको सेल कर सकता है। तो इंट्रा स्टेट क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर समझते हैं कि इंटर स्टेट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रा स्टेट। लेट से अगर मैं अभी हरियाणा में हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी हरियाणा में हूँ और कोई भी प्रोडक्ट को ए पर्सन ने हरियाणा में ही खरीदा है और उस पर्सन ने हरियाणा में ही रीसेल कर दिया, तो इस चीज को कहते हैं, कौन सा सेल कहते हैं, इसको इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। मतलब विद इन सेम स्टेट, अगर एक स्टेट में परचेज किया और उसी स्टेट में सेल कर दिया गया है तो इसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट सेल्स। बात समझ में आ गई। आपने सुना होगा इंट्रा ट्रेडिंग। इंट्रा ट्रेडिंग मतलब होता है, इंट्रा डे ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, सेम डे ट्रेडिंग होता है, सेम डे परचेज करना होता है और सेम डे सेल भी करना होता है। बात समझ में आ रही है। तो इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब होता है सेम एक ही स्टेट में सेल करना। बात समझ में आ गई, डन है। नेक्स्ट आपके पास इंटर स्टेट सेल्स। अब इंटर स्टेट सेल्स क्या है भाई, तो इंटर स्टेट सेल्स एक ऐसा सेल है जहां पे आप एक स्टेट से परचेज करते हो और उसको आप किसी अदर स्टेट में सेल कर देते हो, राइट। तो इंडिया के लेट्स से 28 स्टेट्स में से आपने किसी भी स्टेट से, लेट्स आपने गुजरात में से कुछ प्रोडक्ट को उठाया, सेल किया, सॉरी परचेज किया और उसको आपने लेकर हरियाणा में बेच दिया। अब गुजरात से हरियाणा में लाकर बेच दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास इंटर स्टेट सेल्स। बात समझ में आई। इंट्रा विद इन सेम स्टेट, इंटर डिफरेंट स्टेट्स, इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ जीएसटी। ये जो पार्ट है, ये जो टाइप्स ऑफ जीएसटी वाली जो चीज है वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए टाइप्स ऑफ जीएसटी को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब जीएसटी की बात करते हैं। ये जो जीएसटी होता है वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। कई बार आपको 4 टाइप्स के बताए जाएंगे बट मैं आपको बताता हूँ। एक होता है CGST, ठीक है। एक होता है आपके पास SGST, या फिर इसी में मैं अभी इंक्लूड कर दूंगा UTGST। उसके बाद एक होता है IGST। समझाता हूँ, सबका मीनिंग समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, जीएसटी का मतलब तो सब जगह वही रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सिर्फ ये जो है C यहाँ पे स्टैंड करेगा सेंट्रल के लिए, यहाँ पे S स्टैंड करेगा स्टेट के लिए, यहाँ पे UT स्टैंड करेगा यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, टेरिटरी के लिए। उसके बाद यहाँ पे I जो स्टैंड करेगा वो रहेगा इंटीग्रेटेड के लिए। तो चलिए जीएसटी आपको सबका पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होगा। ये जो स्टार्टिंग वाले वर्ड थे उसके मैंने आपको अभी मीनिंग बताए। जनरली 4 पार्ट में कई बार कैटेगराइज कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में SGST और UTGST जो होता है बिल्कुल सेम ही होता है, सिर्फ क्योंकि स्टेट अलग है और यूनियन टेरिटरी अलग है, इसीलिए उसको बेसिकली थोड़ा सा अलग करके रख देते हैं। अदरवाइज दोनों ही बिल्कुल जीएसटी के मामले में बिल्कुल सेम। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सिस्टम है, क्या कैसे होता है। सबसे पहले सेंट्रल CGST की बात करें, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये क्या है, तो ये एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस टैक्स को रख रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, CGST। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट SGST। SGST मतलब अगर टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट रख रही है तो उसको हम बोलेंगे SGST। फिर आपके पास UTGST, अगर आपके पास यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जो है वो GST को रख रखी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी GST। उसके बाद IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। अब ये इंटीग्रेटेड GST जो होता है वो सीधा डायरेक्टली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के पास। अब इसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं फटाफट किसी भी सेल को परचेज और उसके करने के लिए।
अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं स्लैब्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, स्लैब्स क्या है आपके पास? स्लैब्स ये है कि अलग अलग प्रोडक्ट या फिर अलग अलग सर्विसेज में आपके पास अलग अलग जीएसटी के रेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास अनपैक्ड चीजें हो गई है ना, अनपैक्ड चीजें हो गई, जैसे नॉर्मल सी चीजें कुछ भी ले लीजिए, सब्जी हो गए, ये हो गए है ना, ग्रेन्स वगैरह, फूड वगैरह नॉर्मल हो गए, उसके आपके पास 0% जीएसटी होता है। तो जो अनपैक्ड चीजें होती हैं उसके पास आपके पास कितना रेट होता है? 0%। मतलब उसमें आपके पास जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ पैक्ड चीजें आ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी चीजें डिपेंड करती है लग्जरियस पे। आप धीरे 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 जितना ज्यादा लग्जरियस चीजों पे चले जाइएगा उतना ही ज्यादा आपके पास जीएसटी का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा और आपको जो है ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अनपैक्ड चीजें पे आपको कुछ देने की जरूरत है। जो डेली नीड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती ही नहीं है, वो कंप्लीटली आपके पास फ्री है, नील जीएसटी है। पैक्ड चीजें में आ जाइएगा तो वहां पे आपके पास इसमें 5%, फूड आइटम्स भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे फूड आइटम्स पे 0% है। आप थोड़ा सा और लग्जरियस की ओर जा रहे हैं, आप नॉर्मली फूड खाना नहीं खा रहे, अब थोड़ा सा लग्जरियस की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे लग्जरियस बढ़ेगा तो 5% लग जाएगा आपके पास फूड आइटम्स पे भी। ठीक है, पैक्ड चीजें पे, या फिर बड़े से ठीक ठाक रेस्टोरेंट में चले जाइएगा तो वहां पे 5% का आपको पे करने की जरूरत पड़ सकती है। इसी में और भी ज्यादा लग्जरियस में चले जाइए, घी वगैरह खाइएगा और भी थोड़े तगड़ी चीज खाइएगा, पैक्ड वाली चीजें में फूड प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, और भी कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो उसमें आपके पास 12% की जो जीएसटी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, है ना, गुड्स पे भी या फिर सर्विस पे भी, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद जो मोस्टली, ध्यान दीजिएगा, जो मोस्टली प्रोडक्ट होते हैं उस केस में आपको जो है वो जीएसटी का रेट जो होता है वो 18% होता है। 18% आपके पास सेट किया गया है, वो आपको पे करना पड़ता है। और ये जितने भी जीएसटी के रेट बता रहे हो ये सारे इनडायरेक्ट जीएसटी हैं। डायरेक्ट जीएसटी कटता है डायरेक्टली आपके सैलरी से, जो आपके डायरेक्टली प्रॉफिट में आ रहे हैं उससे करते हैं। ये इनडायरेक्ट है, जो आप कुछ परचेज कर रहे हो वहां पे आपको देने की जरूरत पड़ रही है वो। नेक्स्ट आपके पास कुछ लग्जरियस चीजें आप ले रहे हो, ठीक है, लग्जरियस चीजें ले रहे हो तो वहां पे आपके पास 28% की जीएसटी पे करने की पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको शौकीन है बहुत बड़ी चीज की, बहुत तगड़ी चीज की, जैसे ये एक लग्जरियस कार ले लिया हम ना, अपने लंबरगिनी खरीदने की सोच रहे, आपको 28% की जीएसटी पे करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप लग्जरियस, आप शौकीन आदमी है, राइट। तो आपके पास बहुत सारा पैसा, आपके पास अगर बहुत सारा पैसा, आप बहुत तगड़ी चीजें लेने की कोशिश कर रहे हो, लग्जरियस चीजें, लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी कहती है भाई आपके पास पैसा लाओ इधर, तो गवर्नमेंट भी आपसे पैसा ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करती है, टैक्स ज्यादा लेती है। तो ये कुछ स्लैब्स हैं आपके पास जहां पे आपके पास जीएसटी के रेट के बारे में बताया जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जनरली ये चार्जेज होते हैं आपके पास जीएसटी के, जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए, आपको स्लैब्स रेट पता चल चुके, स्लैब्स पता चल चुके हैं जो भी होते हैं इनके, है ना, जीएसटी रेट आपको पता चल चुके हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इन चीजों को और थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नोट डाउन करना हो तो इनको कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को हमने खरीदा, ठीक है, मैं अभी हरियाणा में, तो मैं हरियाणा की बात कर लेते हैं। चलिए, मैं हरियाणा में ही, लेट से मैं एक पर्सन हूँ, ट्रेडर हूँ, डीलर हूँ, जो क्या करने वाला है, 1000 रुपीज़ का कुछ भी प्रोडक्ट को मैं खरीदने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो है वो मैं कुछ भी क्या करने वाला हूँ, खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे ऊपर मैं इसके, ये तो एमआरपी हो गई। अब एमआरपी पे उस पर हमारे पास क्या लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है। तो कितना टैक्स लगेगा, कौन कौन सा टैक्स लगेगा, उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1000 रुपीज तो उसके एमआरपी है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है ना, XYZ हमने ले लिया, 1000 रुपीज उसके एमआरपी है। अब उस पर हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो क्या ये चारों टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर ये अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या तीनों टैक्स पे करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जो जीएसटी रेट था 0%, 5%, 8%, नहीं 8% कई बार अलग अलग उसमें लग सकता है, 12% हो गया, 18% जनरली, अभी जो 5 बताए थे 28%, इनमें से कोई सा लगेगा? तो क्या तीनों में लगेगा, क्या 2 में लगेगा, या फिर क्या सिर्फ 1 में लगेगा? तो चलिए उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपने हरियाणा में या फिर कहीं भी इंडिया में किसी भी स्टेट पे, देखिए ये जो जीएसटी लागू किया गया था उस टाइम पे थोड़े से प्रोटेस्ट वगैरह भी कर दिए थे लोगों ने, क्योंकि उनको थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी इनके बारे में, जीएसटी के बारे में कि कैसे क्या होगा। उनको पता चला कि यार 18% जीएसटी देने पड़ेगा और 4 तरह के जीएसटी देनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा 72% जीएसटी जाएगा, तो हमें बचेगा क्या?
अरे बात समझे। फिर थोड़ा और थोड़ा सा समझ में आया तो पता चला कि 2 में देना पड़ेगा, फिर वहाँ पे फिर से 36% वो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फिर 18% जो जीएसटी लिख दो तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 18% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 18% स्टेट गवर्नमेंट को, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब बाद में एक्चुअल में चीज़ें समझ में आए तो सब कुछ स्मूथली अब चल रहा है। अब चलिए समझते हैं इस चीज़ को, ताकि आपको भी स्मूथली समझ में आ जाए। अगर मैंने 1000 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो मुझे जो पे करने की जरूरत पड़ेगी हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में जो मैंने खरीदा है तो एक तो मुझे हरियाणा गवर्नमेंट को, मतलब उसको मैं क्या बोलूँगा, SGST पे करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी के अंडर में आता है हरियाणा गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमेशा पैसा लेगी, चाहे आप किसी भी स्टेट में लो, किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचो, सेल करो, परचेज करो, कुछ भी करो, आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं भैया ये पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान अपना है, आप कहीं भी कुछ भी करो सीधा टैक्स हमारे पास आने वाला है, ठीक है, तो वो टैक्स लेगी और ये एक तरीके से उनका हक बनता है। अब रीजन बात आती है यहाँ पे सिंपल, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहे हैं, वो किससे चल रहे हैं? आपकी जीएसटी की वजह से, है ना। रोड्स बनाए जा रहे हैं, किससे बन रहे हैं? टोल टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, वो तो है ही है ना, और साथ में आपके पास जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, उससे बन रहे हैं। दुनिया भर के काम हो रहे हैं, आर्मी वालों को सब कुछ देख रहे हैं, उनको आपके पास क्या कहते हैं उसको, पेंशन पे कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स एम्प्लॉयमेंट है तो उसको पेंशन पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जिनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है। पैसा कहाँ से आएगा? जीएसटी से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जीएसटी वाला सिस्टम है बहुत सही चीज है और इसीलिए हमें कहना है कि यार हमारा पैसा हमारे पास ही आने वाला है, हमारा पैसा, इसलिए हमें टैक्स पे करना चाहिए। रीजन इसका सिंपल है कि क्योंकि हम टैक्स पे करेंगे तभी तो हमें जो सर्विसेज हैं वो हमें अच्छे तरीके से मिल पाएंगे, रोड सही से बन पाएंगे। तो इस बात का वो एक अलग ही बात है। बहुत सारे जो रैकेटर्स होते हैं, घुसखोर होते हैं, बेसिकली वो खा जाते हैं, दुनिया का काम करते हैं, सही से काम नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। देखिए वो तो लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक्चुअल में अगर हम ही नहीं सुधरेंगे, हम मतलब सही से काम नहीं करेंगे, क्या काम, है ना, तो देश आगे तरक्की कैसे करेगा, डेवलपमेंट कैसे होने वाला है? तो वो तो लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ठीक है, हमें अपना काम एटलीस्ट जरूर करना चाहिए। तो चलिए, अब इस पे SGST तो लगा ही लगेगा, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स जो है वो चार्ज करेगी। अब कितना चार्ज करेगी वो चीज़ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास अब SGST तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो चार्ज कर लिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे नहीं रहते, कहती है भैया हम भी लेंगे, और यहाँ पे फिर लगा देते हैं CGST। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो स्टेट गवर्नमेंट, ये जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये दोनों टैक्स हम पे लगाकर वो आपसे कलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कितना करेंगे, तो जो 18% जो स्टैंडर्ड रेट, एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली मोस्टली प्रोडक्ट में क्या होता है 18%, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है उस पर 18% का GST रेट है। आपको गिवन रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बताया जाएगा आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है और उस पर कितने % की GST रेट है, क्या स्लैब के अंडर में वो आता है। तो चलिए, अगर मैंने 1000 का प्रोडक्ट खरीदा है, जो कि 50 बार बता चुका हूँ अभी तक मेरे हिसाब से, तो उस पर SGST भी लगने वाला है और CGST भी लगने वाला है। अब बात आती है क्या 18% SGST और 18% CGST लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 18% होता है वो टोटल अमाउंट होता है। वो क्या होता है आपके पास? टोटल अमाउंट, मतलब टोटल GST होता है, जिसको आफ्टर गवर्नमेंट, आफ्टर टेकिंग गवर्नमेंट वो क्या करती है, आपस में डिवाइड कर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब 9% ही है जो है आपके पास, ये क्या नाम है इनका, SGST बोले तो स्टेट गवर्नमेंट लेने वाली है, और बाकी जो 9% है वो कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर हाल में लेगी, ठीक है, उसका हक बनता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, आप हरियाणा में खरीद रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट का भी हक बनता है, वो भी लेगी। तो 18% टोटल लगता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये 1000 रुपीज़ था, तो 1000 रुपीज़ का अगर मैं 18% निकालता हूँ तो 18/100 करूँगा, 00 कैंसिल, इससे इसको करा तो 180 आ गया। अब ये जो 180 है वो 18% है, ध्यान दीजिएगा, ये 18% GST है। 180 रुपये लगेंगे, मतलब आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी 1180 रुपीज़, कुछ इतने पैसे टोटल पे करने हैं। अब उसमें आपको टेंशन नहीं लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप पहले उधर 9%, अब जो आपके पास बिल निकल कर आता है उसमें पूरा लिखा रहता है GST इज इक्वल टू 18%, फिर नीचे लिखा रहता है CGST इज इक्वल टू 9%, फिर नीचे लिखा रहता है SGST इज इक्वल टू 9%। तो जो अब जो बिलिंग होती है ना वो ऐसे रहती है, GST 18% और 18% की जगह लिखा रहेगा 180 रुपये, फिर लिखा रहेगा CGST 9% और फिर उसमें लिखा रहेगा 90 रुपये, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा SGST 9%
SGST 9% और इसमें लिखा रहेगा 90 रुपीज। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ये दोनों देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आप पे GST का चार्ज कितना किया गया, 18%, 180 रुपए, बात खत्म। बाद में वहीं पे दिखा देता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमसे 90 रुपए लिया और ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी आपसे 90 रुपए लिया, मतलब 90 90 90 90 180 रुपीज आपसे टोटल चार्ज किए गए। ये आपको डिवीजन करके दिखाया जाता है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो GST है वो आपके पास टोटल अमाउंट है 180 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं, ठीक है, और बाकी 90 90 रुपए दोनों ने आपस में डिवाइड कर लिया गया है, बात समझ में आई। अच्छा, ये जो सेल था या फिर ये जो भी परचेज था वो क्या था आपके पास, एक तरीके से इंट्रा स्टेट सेल्स था, क्योंकि ये हरियाणा में ही खरीदा गया था, हरियाणा में बनाया गया था, जो भी किया गया था, लेकिन हमने जो खरीदा वो एक तरीके से इंट्रा स्टेट का बताऊंगा क्योंकि हरियाणा की बात में रही है। अभी फिलहाल हम ये एक तो परफेक्ट एग्जांपल नहीं है कि हरियाणा में खरीदा बेचा या फिर बाहर में बेचा है, उसके बारे में भी हम एग्जांपल लेंगे। तो मेन चीज आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि बिलिंग कैसी होती है एक तरीके से, और आपने कितने का खरीदा, आप पे कितना टैक्स लग रहा है, कौन कितना ले रहा है, कौन कितना ले रहा है, बात समझ में आ गई। आपसे टोटल अमाउंट 18% ही लिया गया है, बस आगे उन्होंने आपस में अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर लिया है CGST और SGST ने। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये तो बात हो गई हरियाणा में हमने खरीदा या फिर किसी भी स्टेट में, नॉट ओनली इन हरियाणा, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, वहां पे आपके पास यही सेम रूल जो है वो फॉलो होगा। पहले के टाइम पे क्या होता था पता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग GST रेट था, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग GST रेट था। इससे होता क्या था, जहां पे GST रेट ज्यादा था वहां पे कंपनियां जाती नहीं थी, दूसरी जगह चली जाती थी, वहां से फिर आगे अपना सेल करती थी। तो इससे ना डेवलपमेंट जो है वो कभी इधर ज्यादा होता था, कभी उधर ज्यादा होता था, और यही रीजन है कि ये जो GST है उसको अप्लाई किया गया, उसको लागू किया गया है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो GST लागू करने के बाद अब इक्वली आप देखिएगा आगे आने वाले टाइम में बहुत सालों के बाद आपको पता चलेगा इंडिया जो इक्वली डेवलप हो रही है। रीजन इसका सिंपल है, सब जगह इक्वली टैक्स मिल रहा है, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं, राइट। कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं है, कंपनियां कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं लगेगी, है ना। जहां दिखेगी भाई अपॉर्चुनिटी है, कंपनी ठोक दो, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अभी तक आपको एक छोटी सी चीज समझ में आई होगी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपके ऊपर जो भी अमाउंट, जो भी रेट होगा GST का वो होगा, और उसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट में इंडिया के खरीदो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे ये कि IGST का क्या फंडा है। तो IGST का क्या फंडा है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने किसी भी, एक डीलर है, हम डीलर की बात कर रहे हैं, एक डीलर है जिसने क्या किया, हरियाणा में किसी भी प्रोडक्ट का काम, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को हरियाणा में खरीदा है डीलर ने, और इसने यहाँ पे इसने बाई किया है ना, परचेज किया एक तरीके से, और इसने यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे सेल कर दिया, लेट से किसी और स्टेट का नाम ले लेते हैं, कहाँ का नाम ले ले, दिल्ली तो पास में हो जाएगा, हाँ दिल्ली का भी नाम आएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे खरीदा और दिल्ली में बेचा, तो नहीं, वो इंटर स्टेट ही होगा, मतलब वो डिफरेंट स्टेट ही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, और वैसे भी यूनियन टेरिटरी है वो, है ना। तो और मैं किसी और स्टेट का नाम ले लेता हूँ, तो लेट से मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, कौन से स्टेट का नाम ले लूँ मैं, लेट से यूपी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए, अब उत्तर प्रदेश का हमने नाम ले लिया, यूपी का नाम ले लिया हमने, तो हरियाणा में खरीदा है, किसी भी डीलर हरियाणा से खरीद कर कहाँ पे सेल कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में सेल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो आपके पास कंडीशन है वो क्या है, आपके पास इंटर स्टेट सेल्स का एग्जांपल है। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको, क्योंकि उस पर्सन ने एक अलग स्टेट से खरीद कर एक अलग स्टेट में सेल करने जा रहा है, तो ये जो होगा वो इंटर स्टेट होगा। और अगर वही पर्सन हरियाणा में से परचेज करके और हरियाणा में ही सेल करता तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अभी एक चीज समझ में आ गई कि इंटर स्टेट सेल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, इंटर स्टेट सेल्स का ये एग्जाम्पल है। अब चलते हैं हम आगे, जहां पे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा कि यार यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है GST का, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं हरियाणा में 1000 रुपये का फिर से डीलर ने एक प्रोडक्ट को खरीदा है, और उसने क्या किया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सेल कर दिया 1500 का। ऑफकोर्स अपना तो प्रॉफिट देखेगा ही ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा से जब उसने प्रोडक्ट को खरीदा था तब उसने 18% GST जो पे कर दिया है, और उस 18% में से ध्यान दीजिएगा, उस 18% में से 9% स्टेट गवर्नमेंट को और 9% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा चुका है। अब ये क्योंकि बाहर सेल करने को जा रहा है, बाहर सेल करने को जा रहा है, तो अब जितने भी पैसे आएंगे इसके पास
उसका जो भी 18% होगा वो सीधा और सीधा यहाँ पे लगेगा IGST। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा वो अप्लाई नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंटर स्टेट सेल्स करते हैं तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं करता है, कोई प्ले नहीं करता रोल। अब जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही ये दोनों स्टेट आ रहे हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो जो भी अब की बार टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ IGST होगा, और 18 के 18% अगर रेट है तो 18 के 18% कौन ले जाएगी? IGST। मतलब सिर्फ IGST लगेगा, उसमें आपके पास 9% ये करके नहीं दिखाया जाएगा बिल में, आपके पास सिर्फ IGST इज इक्वल टू 18%, और जो भी इसका टोटल अमाउंट होगा तो 180 रुपये आपके पास लिखा हुआ रहेगा, और 1180 रुपये फिर से आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी, और 18 मतलब पे आपको उतना ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। बट इस पर जो टोटल अमाउंट होगा कौन ले जाएगी? IGST इंटीग्रेटेड। अब IGST क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है और कुछ नहीं, ठीक है। IGST क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन कब कब सेम है देख लीजिए। इंटर स्टेट में था तब तो अलग अलग डिवाइड कर रहे थे, बट इस केस में कौन रख रही है? IGST। लेकिन वहां पे भी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट IGST जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ नहीं वो सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखती है, वो क्या करती है, जहां पे डेस्टिनेशन है प्रोडक्ट का यूपी, वहां के गवर्नमेंट को अपना 9% जो बाद में देती है। आपको नहीं दिखाया जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि फिर जो है आपके पास इधर भी से भी मांग आएगी कि भाई हमें भी दिखाओ, ये हमें भी दो 9%, हमें भी दो 9%, है ना। तो वो क्या करती है, जहां पे एक्चुअल में, इससे एक फायदा होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे कमोडिटी को बनाया जा रहा था वहाँ के जो लोग थे, मजदूर थे, लेबर्स थे, उनको क्या एक तो रोजगार मिल गया, काम मिल गया बहुत सारे, और वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, और जहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया गया है वहाँ वाले गवर्नमेंट को और दे गया, तो वहाँ से फिर और भी डेवलपमेंट होने लग गया। बात समझ में आई? डन है। तो IGST कब लगता है? जब इंटर स्टेट सेल्स होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है, पूरा का पूरा पैसा क्या दिखाया जाता है? आपको IGST में रखा जाता है। आपके बुक्स में कभी भी ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि 9% चलो बाद में इस वाले जहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट है उसको दिया जाएगा, नहीं, सिर्फ आपको IGST देखना है 18%, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको इतना ही बताया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक इनपुट GST क्या है और आउटपुट GST क्या है। तो समझते हैं इनपुट GST और आउटपुट GST को भी। तो एक बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल लेकर ही समझ में आएगा इस यहाँ पे भी, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं इंटर स्टेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इंट्रा स्टेट का ले लेते हैं ना, सेम स्टेट वाले, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट वाले, है ना। तो सेम स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, अगर मैं सेम स्टेट का एग्जाम्पल लेता हूँ तो देखिएगा, लेट से अगर मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझा चुका हूँ और IGST समझा चुका हूँ, अब SGST भी एक्चुअल में समझा चुका हूँ। अब UT GST भी देख लीजिए फटाफट। तो UT GST का कुछ और मतलब नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो जहाँ पे स्टेट था वहाँ पे यूनियन टेरिटरी आ जाएगा और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। देख लीजिए एक एग्जाम्पल, अगर आपने दिल्ली की बात करा तो दिल्ली क्या एक यूनियन टेरिटरी है, राइट। वहाँ पे आपके पास अगर आपने कोई एक परचेज या सेल किया है तो स्टेट गवर्नमेंट की जगह यूनियन गवर्नमेंट आ जाएगा, है ना, UT GST आ जाएगा, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही सारी यूनियन टेरिटरी स्टेट्स जो है वो है। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो नॉर्मल स्टेट्स तो ठीक है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वो अभी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पौंडीचेरी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर पौंडीचेरी में किसी भी कमोडिटी को परचेज या फिर सेल किया जाता है, और मान लीजिए फिर से 1000 रुपये का है, तो 90 रुपये जो 89% होगा, 90 रुपीज़, और फिर से 90 रुपये जो 9% होगा, 99% तो आपका GST जाएगा ही जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 9% होगा आपके पास SGST की जगह क्या नाम दे देंगे उसको? UT GST, और कुछ नहीं। क्या नाम दे देंगे? UT GST, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। बाकी अगर दूसरा स्टेट होता तो SGST होता, बाकी सब कुछ सेम, इसीलिए इन दोनों को मैंने क्या करा, साथ में लिखा हुआ। समझ में आ गई बात? डन है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनपुट GST और आउटपुट GST का एक्चुअल मतलब क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई और स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से हिमाचल प्रदेश, HP का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करा, एक डीलर आया और हिमाचल प्रदेश में कुछ भी कमोडिटी है, फिर से मैं वही 1000 रुपीज़ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, और 1000 रुपीज़ का उसने खरीदा, और हिमाचल प्रदेश में, लेट से हिमाचल प्रदेश में क्या करा, उसने सेल कर दिया। और कितने का सेल किया? तो फिर से लेट से 1500 ले लेता हूँ, ठीक है, 1500 का सेल किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इनपुट GST और आउटपुट GST के बीच में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस है। इनपुट GST
अब देखिए ये जो डीलर है जिससे ये अपना प्रोडक्ट खरीदा है, कोई भी कमोडिटी को खरीदा है, 1000 रुपीज पे किया प्लस जीएसटी भी तो पे करने वाला है ना। तो जो 18% पे करेगा मतलब 180 रुपये पे करेगा, बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है, ऑलरेडी वो पे कर चुका 1000 रुपीज पे। अब क्या करेगा, वो इसको सेल करेगा। क्या करेगा, कितने का सेल करेगा, 1500 का। तो एक एग्जांपल देखिएगा थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि 180 रुपये को मैं साइड रखता हूँ, ठीक है, और 1000 रुपीज को क्या करा है उसने यहाँ पे सेल करा है, और 1500 यहाँ पे ये जो 1500 का उसने क्या कर दिया, आपके पास सेल कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे अब उसने जो प्रॉफिट है वो कितने का रहेगा, आपके पास 500 का रहेगा। देख लीजिए 1000 का खरीदार 1500 का बेच रहा है, लेकिन वो 18% इसमें भी क्या करेगा, जीएसटी को लेने वाला है। क्या करेगा, 1800 जीएसटी को 18% जो एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 18% स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे ले लिया मैंने। तो 1500 का जो 18% ये चार्ज करने वाला है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 270 हो जाएगा, है ना। अगर 1000 का 180 है तो 500 का 90 हो जाएगा, फिर 500 का 90 तो 270 हो जाएगा, 9 27, तो 270 रुपये आ जाएगा। तो अब ये कितना चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे, 270 रुपये। बात समझ में आ गई, ठीक है। नॉर्मल सा एक कंडीशन दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो 180 रुपये है वो क्या है, इनपुट जीएसटी है, और ये जो 270 रुपये है वो क्या आपके पास आउटपुट जीएसटी है। फिर से समझ लीजिए, इनपुट जीएसटी का मतलब वो जीएसटी जो जीएसटी एक डीलर पे करता है। फिर से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी जो डीलर कलेक्ट करता है। अच्छा, डीलर जो हमेशा हो वो हमेशा ज्यादा ही कलेक्ट करेगा। रीजन बताइए क्यों, क्योंकि वो हमेशा अपना प्रॉफिट निकालेगा। 1000 का खरीदा 1500 का बेचेगा। अब 1500 का 18% तो ज्यादा होगा ना, देन 1000 रुपीज का 18% से, सिंपल सी बात है। तो इनपुट जीएसटी जो उसने पे कर दिया 180 रुपए, आउटपुट जीएसटी वो जो उसने कलेक्ट करा है, कितना कलेक्ट करेगा, ऑफकोर्स ज्यादा कलेक्ट करेगा, अपने प्रॉफिट का भी कलेक्ट किया 500 का, मतलब 90 रुपीज ज्यादा कलेक्ट करेगा ये। बताइए 1000 का खरीद के 1500 का बेच रहा था, 500 अपना प्रॉफिट निकाला, तो 500 का एक्स्ट्रा जीएसटी उसने कलेक्ट किया ना कस्टमर से, तो 90 रुपीज उसने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया। तो 90 रुपीज अगर उसने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया तो क्या वो 90 रुपीज अपने पास रखेगा, नहीं। पहले तो उसने 180 रुपए पे किया, 270 रुपए उसने कलेक्ट कर लिया, तो जो बाकी 90 रुपीज था ना वो भी गवर्नमेंट ले लेती है। और ये जो लास्ट में मैंने लिखा है टैक्स पेएबल बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, पहले तो 180 रुपए ले ही चुकी है, अब आउटपुट माइनस का इनपुट कर दीजिए, आउटपुट माइनस का इनपुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 270 माइनस का 180, 270 माइनस 180 इज इक्वल टू 90 रुपीज। तो अब 90 रुपीज गवर्नमेंट को और पे करना पड़ेगा इस डीलर को। बात समझ में आई, फिर से समझ लीजिए, डीलर जहां पे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है वहां पे वो एक पे करता है जीएसटी, जिसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। फिर वो डीलर कहीं पे उस प्रोडक्ट को सेल करता है जहां से वो कलेक्ट करता है जीएसटी कस्टमर से, जो कि हमेशा ज्यादा होगा, जिससे वो जीएसटी जितना वो पहले पे कर चुका है, क्योंकि अपना प्रॉफिट का भी वो जीएसटी निकाल रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ये कि उसने तो ज्यादा कलेक्ट कर लिया जीएसटी, क्या वो जीएसटी अपने पास रख पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसको फाइल जो रिटर्न करनी पड़ेगी, है ना, जीएसटी के लिए और टैक्स के लिए, और वो फिर 90 रुपीज एक्स्ट्रा जो उसने चार्ज किए हैं, बेसिकली 180 यहाँ से 180 उसने चार्ज कर लिया, प्लस 90 रुपीज चार्ज किया है, तो वो 90 रुपीज फिर से गवर्नमेंट को आउटपुट माइनस इनपुट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो अपने पास नहीं रख सकता। अच्छा, एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो जीएसटी का चार्ज होता है कि कौन सी कंपनी चार्ज करेगी, वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, वो जीएसटी के अंडर आता है या नहीं। आपने कभी अगर किसी बड़ी कंपनी में या फिर बड़े से किसी भी कंपनी में कोई कह लीजिए, या फिर किसी फैक्ट्री तो खैर क्या वहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वहाँ पे जीएसटी का कोई चक्कर नहीं होता, जीएसटी मतलब लिखा हुआ नहीं रहता, बट कोई एक प्रॉपर तरीके से शॉप देखेगा तो उसके बाहर लिखा रहता है GSTIN इस तरीके से, और यहाँ पे करके आपको एक 15 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ रहेगा। अब ये 15 डिजिट का जो नंबर होता है वो बताता है कि हाँ भाई वो जो है वो टैक्स कलेक्ट भी कर सकता है और टैक्स पे भी करता है, करना पड़ेगा वरना वहां पड़ जाएगा छापा, फिर पता है आपको क्या होने वाला है ना। तो 15 डिजिट का एक कोड होता है, जिसमें आपके उसमें बीच का जो 10 डिजिट होता है वो आपके पास उनका जो पैन नंबर होता है, पैन कार्ड जो नंबर होता है वो होता है, और स्टार्टिंग का बेसिकली उनका कौन सा स्टेट होता है उसका कोड होता है, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो उनका कुछ अपनी तरफ से कोड जनरेट करके देते हैं जीएसटी। अच्छा, जीएसटी में इनका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहां से आपको पहचाना जाता है, आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। ये नहीं कि जीएसटी नंबर आपका भी ये रहेगा, दूसरे का भी वो रहेगा, उसका भी वो रहेगा, बिल्कुल भी नहीं।
बात समझ में आ गई। तो जीएसटी इसीलिए आपके पास लिखा हुआ रहता है, और इन सबको देखने के लिए आपके पास जीएसटी का एक काउंसिल रहता है ना, पूरा एक नेटवर्क रहता है जो इन सारी चीजों को क्या करते हैं, संभालते हैं, आपके जीएसटी नंबर को आपके पास इश्यू करते हैं और बाकी सारी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो नॉर्मल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है कौन से टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, आपका जो कमेंट बॉक्स है ओपन है ना, आप वहां पे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, मेन चीज है अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रहता है तो नो प्रॉब्लम, हम करेंगे सॉल्व एग्जांपल इससे अगली वाली वीडियो में। वहां पे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर करवा दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्ड होगा। तो चलिए इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लिएगा जरूर से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।